हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फैमिली लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, देखेंगे मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा और दायभाग में हम लोग अंतर देखेंगे। ये हिंदू विधि का दो महत्वपूर्ण शाखा है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होता है। मिताक्षरा हिंदू विधि की प्रथम शाखा को मिताक्षरा कहते हैं। मिताक्षरा विधि केवल बंगाल में लागू नहीं होती, बाकी संपूर्ण भारत में मिताक्षरा लागू होती है। मिताक्षरा के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति को पिता पुत्र को पूछे बिना नहीं बेच सकता। पिता की सिर्फ सीमित अधिकार रह जाती है। पुत्र इसका विभाजन यानी कि संपत्ति का विभाजन करा सकता है। पिता के जीवन काल में ही वह अपना हिस्सा ले सकता है। मिताक्षरा दोस्तों हिंदू विधि का प्रथम शाखा है और ये पूरे भारत में लागू होती है, बस बंगाल में लागू नहीं होता है। मिताक्षरा के अनुसार जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पिता की संपत्ति होती है, उस पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। और पैतृक संपत्ति को पिता पुत्र के बिना परमिशन लिए, बिना पूछे बेच नहीं सकता है। पिता का जो अधिकार है सीमित रह जाता है। पुत्र इसका विभाजन यानी कि संपत्ति का जो विभाजन होता है वो पिता के जीवन काल में ही उसको करना पड़ता है। पिता की मृत्यु के बाद वो मिताक्षरा के अनुसार पिता के मृत्यु के बाद वो नहीं कर सकता है। पिता के जीवित काल में ही उसे अपना हिस्सा ले लेना चाहिए, वह इसका विभाजन कर सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो जन्म लेते ही पुत्र को प्रॉपर्टी का हक मिल जाता है और पिता के जीवन काल में पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। परिवार के पुरुष सदस्यों को संयुक्त के अंतर्गत माना जाता है। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं है और वह विभाजन की मांग भी नहीं कर सकती है। पिता के द्वारा परिवार के संपत्ति के हिस्से को विक्रय सीमित होता है। पुत्र पुत्री पिता के विरोध में बंटवारे का दावा कर सकती है। यह सिद्धांत रक्त पर आधारित है। यह रूढ़िवादी प्रणाली है। यह पूरे भारत में लागू है। अब ये तो हम लोग जान गए कि मिताक्षरा जो है उसके अनुसार जो पैतृक संपत्ति को पिता जो है बिना पूछे पुत्र के नहीं बेच सकता है, उस पर उसका सीमित अधिकार होता है। और ये हम लोग साधारण शब्दों में कहे तो कि जैसे ही घर में पुत्र का जन्म हो जाता है वैसे ही उसको प्रॉपर्टी का हक मिल जाता है मिताक्षरा के अनुसार। और पिता के जीवन काल में पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। जो पिता का जीवन काल में ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। अब मिताक्षरा में जो होता है कि संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में बस पुरुष सदस्यों को संयुक्त माना जाता है। उसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं होता है। जो निर्णय लेते हैं वो पुरुष लेते हैं। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होता, वो अपने विभाजन की मांग नहीं कर सकती है। पर होता है क्या कि जो एक पिता है उसके पास बेटी भी है बेटा भी है, तो वो जो बेटी भी विरोध कर सकती है कि मुझे भी चाहिए, और बेटा है वो भी कर सकता है कि मुझे भी चाहिए, ऐसा वो कर सकता है। और वो अपने पिता का विरोध कर सकता है बंटवारे जब होंगे तब बंटवारे का दावा पर। यह सिद्धांत रक्त पर आधारित होता है। और ये जो सिद्धांत है हमारा वो रक्त पर आधारित होता है, मतलब हमारे ब्लड पर आधारित होता है। अगर एक पिता है उसके पुत्र है पुत्री है, तो वो जो अपना बंटवारा है वो अगर पुत्री को देना चाहता है या पुत्री लड़ेगी तो ये पुत्री का भी हिस्सा होना चाहिए उसमें। यह रूढ़िवादी प्रणाली है, यह पूरे भारत में लागू है। मिताक्षरा जो है पूरे भारत में लागू है, बस बंगाल को छोड़ के। दायभाग जो है ये हिंदू विधि का दूसरा शाखा दायभाग है। ये बंगाल में लागू होता है। इसी के अनुसार बंगाल में संपत्ति का विभाजन होता है। दायभाग के अनुसार पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तभी पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा। दायभाग में जो मिताक्षरा से जस्ट अपोजिट होता है, उसमें मिताक्षरा में जो होता है उसके इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उसमें पिता के जीवित काल में ही पुत्र अपना हिस्सा ले लेता है, अपना विभाजन संपत्ति का कर लेता है। पर इसमें क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे दायभाग कहाँ लागू होता है। दायभाग असम और बंगाल में लागू होता है और इसी के अनुसार वहाँ की जो है संपत्ति का विभाजन होता है। और दायभाग के अनुसार जो एक पुत्र है उसको संपत्ति का अधिकार तभी होगा जब पिता की मृत्यु हो जाती है, और तभी वो अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार कर सकता है, उसका उत्तराधिकारी बनेगा। अगर पिता जीवित है तो वो नहीं कर सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है और पिता के जीवन काल में पुत्र को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। परिवार के सदस्य पुरुष और महिलाएं दोनों माने जाते हैं। यहाँ महिलाओं को भी संपत्ति
में अधिकार के साथ स्त्री धन भी प्रदान किया जाता है। पिता को सभी संपत्ति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। संपत्ति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें पुत्र पुत्री बंटवारे का दावा नहीं कर सकते हैं। यह परलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जो मृतक को पिंडदान दे सके। और साधारण भाषा में हम लोग दायभाग भी समझते हैं कि जैसे ही पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद तुरंत ही पुत्र को प्रॉपर्टी पर अधिकार मिल जाता है और पिता के जीवन काल में पुत्र को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। और इसमें जो दायभाग में होता है कि परिवार में अगर महिला पुरुष तो दोनों रहेंगे तो दोनों को मतलब सदस्य माना जाता है। ऐसा नहीं कि तुम निर्णय नहीं ले सकती हो और वो निर्णय नहीं ले सकते। और यहाँ पर जो होता है महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार होता है, उसको स्त्री धन भी प्रदान किया जाता है। पिता को जो है संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार होता है। वो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे पुत्र और पुत्री कोई दावा नहीं कर सकती है कि मुझे चाहिए आप नहीं बेच सकते हो, ऐसा कोई दावा वो नहीं कर सकते हैं। और ये परलौकिक जो मेरे परदादा लोग से चला हुआ आ रहा है उसी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात कि जो मर चुका है वो मृत्यु के बाद होता है, तो जो पिता का डेथ हो जाने के बाद, पिता के मृत्यु हो जाने के बाद जो पिंडदान देगा पिता का, वही यहाँ पे मान्य रहेगा, उसी को उत्तराधिकारी माना जाएगा, वही पुत्र को संपत्ति मिलेगा, उसी को अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी का। यह एक उदार व्यवस्था है। यह सिर्फ असम और बंगाल में लागू है। ये जो व्यवस्था है एक उदार व्यवस्था है और ये असम और बंगाल में लागू है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें मिताक्षरा और दायभाग में अंतर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जो कल वीडियो लेके आऊँगी उसमें हम लोग देखेंगे स्त्री धन क्या होता है। इसमें स्त्री धन शब्द आया था दायभाग में कि जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होता है उनसे कुछ स्त्री धन भी प्रदान किए जाते हैं। तो मैं जो कल टॉपिक लेकर आऊँगी वो हमारा स्त्री धन रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।